गुड इवनिंग फ्रेंड्स, मैं रोहित प्रताप सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं आरआर क्लासेस में। फ्रेंड्स, हम लोग पेपर फर्स्ट पढ़ रहे थे, उसी को आगे कंटिन्यू करेंगे। वीडियो थोड़ी लेट हो गई, आई नो, मेरी तबीयत ख़राब हो गई थी इसलिए थोड़ा डिले हो गया, लेकिन कोई बात नहीं, आपके एग्ज़ाम से पहले मैं इसको कवर करवा दूँगा, ठीक है। तो अगला टॉपिक हमारा जो है वो प्रयोजनवाद है। प्रयोजनवाद के बारे में पढ़ते हैं हम लोग। तो प्रयोजनवाद की जो शुरुआत हुई थी वो अमेरिका में हुई थी, ठीक है। और ये लोग प्रयोजनवाद की जो आइडियाज़ थे, मतलब इनके जो विचार थे वो थे कि जो भी व्यक्ति क्रिया या व्यवहार से जो भी अनुभव प्राप्त करेगा उस पे इन लोगों ने बल दिया था, ठीक है। प्रयोजनवाद उचित क्रियाओं और व्यवहारों से प्राप्त अनुभवों को बल देता था, ठीक है। प्रयोजनवाद की बात करें तो प्रैग्मैटिज्म जो है वो उसको उपयोगिता भी कहते हैं, ठीक है। ये यूनानी शब्द प्रॉग्मा और प्रैग्मैटिकास से बना है, ठीक है। तो प्रैग्मा का जो अर्थ है वो है किया गया कार्य या प्रभावी कार्य, और प्रैग्मैटिकॉस थोड़ा वर्ड टफ है। प्रैग्मैटिकॉस इसका जो अर्थ हुआ वो व्यवहारिक हुआ, ठीक है। मेनली ये लोग व्यवहार या कार्य द्वारा किए, मतलब कोई इंसान द्वारा जो भी कार्य किया जाता है उस पे उससे जो अनुभव प्राप्त होते हैं उन पे बल देते हैं, ठीक है। मेनली जो प्रयोजनवाद है इनके जो प्रवर्तक थे वो चार्ल्स सैंडर्स पियर्सन थे, और इनको समर्थन जो है वो विलियम जेम्स, जॉन डीवी और किलपैट्रिक्स ने दिया था, ठीक है। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद की विशेषताओं की। तो प्रयोजनवाद की विशेषताओं के बारे में बात करें तो मानववादी दर्शन, मतलब ये मानते हैं कि जो मानव के लिए उपयोगी है वही चीज़ सत्य है, वही चीज़ सही है, ठीक है। इन्होंने मानव कृत्य को सही माना है, शाश्वत मूल्यों को नहीं माना है। मतलब शाश्वत मूल्य वही सत्यम शिवम सुंदरम, आध्यात्मवाद की बात इन्होंने नहीं मानी। इन्होंने कहा कि मानव कृत्य सही है, मतलब जो मानव करेगा वही सही है, ठीक है। जगत को परिवर्तनशील माना है कि चीज़ें बदलती रहती हैं। समग्र ज्ञान अनुभवों में निहित है, जैसा कि बताया है कि जो भी ज्ञान है वो अनुभव से ही हम प्राप्त करते हैं। उपयोगिता पर अधिक बल दिया है, वही चीज़ है कि जो चीज़ की नीड होगी, जिस चीज़ की हमें ज़रूरत होगी उसी को हम लोग डिस्कवर करेंगे, वही है ना, आवश्यकता आविष्कार की जननी है, तो वही चीज़ है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद के रूप। देखिए, एक एक टर्म जो है वो देखते चलिए, जैसे एग्ज़ाम में हमसे डायरेक्ट ये वाले जैसे प्रयोजनवाद की विशेषता है, तो ये विशेषताएं 4-5 विशेषताएं हैं। तो एमसीक्यू में किस तरह से पूछेगा कि ये 4 टर्म दे देंगे और एक टर्म आपको अलग दे दिया जाएगा, वो आपको दो आदर्शवाद या प्रकृतिवाद से उठा के डायरेक्ट दे दिया जाएगा, ठीक है। तो वो आप लोगों को साफ साफ समझ में आएगा। देखो, आदर्शवाद अध्यात्म को ज़्यादा महत्व देते थे, प्रयोजनवाद जो है वो आपके कार्य को ज़्यादा महत्व देते हैं, है ना। यथार्थवाद जो है तुम्हारा वास्तविकता को ज़्यादा महत्व देते थे। तो इसी तरह से आप लोग एक आइडिया बनाते जाएंगे तो आपको वो पता चल जाएगा कि एमसीक्यू में जो भी क्वेश्चन अलग डिफरेंट आएगा वो आपको मिल जाएगा। ये तो इस बात की रही। लेकिन जैसे प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन थे, तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है कि प्रयोजनवाद के प्रवर्तक कौन थे। चार्ल्स सैंडर्स पियर्सन थे, ठीक है। अब प्रयोजनवाद के सिंपल सा है, प्रयोजनवाद के रूप कितने हैं, तो उसमें ऑप्शन में दे देगा 2, 3, 4, 5। तो क्या है, तो 3 डायरेक्ट, ये भी याद रखो कि हाँ 3 है, ठीक है। अब वो भी है कि कौन कौन से हैं, मानववादी है, प्रयोगवादी और जैववादी है, ठीक है, जैवी है। देखो, अब समझ लो क्या है प्रयोजनवाद के रूप की बात। मानववादी की बात करें तो मानववादी सीधी सी बात है कि इन्होंने मानवता को महत्व दिया है, ठीक है। मानव के लिए जो भी उपयोगी है, ठीक है। प्रयोगवादी मतलब जो भी इंसान करे उसे पहले सिद्ध करना चाहिए, मतलब सिद्ध करे कि हाँ ये चीज़ सही है या नहीं है, उसके बाद उसको उपयोग में लाया जाएगा। फिर क्या नाम है, उसको बाकी समाज स्वीकार करता है ना। बात करते हैं जैवीय की। तो जैवीय में क्या होता है कि मानव जो है, मानव के अंदर एक अंतर्निहित शक्ति होती है समाज के साथ, वातावरण के साथ अनुकूलन या समायोजन बिठाने की। तो वही ये बोला गया है कि समाज के साथ समायोजन बिठाने की बात कही गई है, ठीक है। अब बात करते हैं प्रयोजनवाद के सिद्धांत।
तो प्रयोजनवाद के सिद्धांत की बात करें तो पूर्व निर्धारित सत्यों को नहीं स्वीकारा। इन्होंने पूर्व निर्धारित सत्यों को स्वीकार नहीं करते। ये कहते हैं कि भाई पहले से कुछ निर्धारित नहीं है, हम उसको जो प्रयोग करेंगे, सिद्ध करेंगे, उसके बाद क्या नाम है, हम उसको उपयोग में लाएंगे, तब पता चलेगा कि हाँ ये सही है या गलत है। ठीक है, अनुभवों के सबसे ज़्यादा जरूरी, देखो प्रयोजनवाद में सबसे ज़्यादा जरूरी इन्होंने टर्म माना है अनुभव को। ठीक है, तो अनुभवों में संतोषजनक कार्य सत्य का परीक्षण, देखो ठीक है, सत्य का परीक्षण करना बहुत ज़रूरी है। अनुभवों के अंतर्गत विचार आते हैं। सत्यता का आधार उपयोगिता है। देखो उपयोगिता को माना है सत्य का आधार। कार्य करके सीखो में विश्वास। ठीक है, अच्छा एक चीज़ कमेंट में ज़रूर लिखना अगर आप लोगों को पता हो कि करके सीखो या बेसिक एजुकेशन किसने दिया। ठीक है, तो इन्होंने बोला है कि कार्य करके सीखो में विश्वास, मतलब ये लोग सीधी सी बात है, घुमा फिरा के वही बात बोल रहे हैं कि प्रयोगवाद या प्रयोगवादी हो गया कि भाई पहले कार्य करो फिर उससे कुछ सीखो, है ना। तो कार्य करके सीखने में ये विश्वास करते थे। प्रयोजनवाद के उद्देश्यों की बात करें तो नूतन मूल्यों का सृजन। नूतन क्या होता है, नवीन, मतलब नए नए मूल्यों का। पुराने मूल्यों से मतलब नहीं है, आज वर्तमान में जो भी स्थिति समाज की है उस हिसाब से मूल्यों का निर्माण करना। ठीक है, गतिशील एवं अनुकूली मस्तिष्क का संवर्धन, मतलब मस्तिष्क जो है वो गतिशील रहे। ठीक है, अनुकूली रहे, मतलब एक टैट में आप टैट में पढ़ते हैं अधिगम पठार, अधिगम पठार। ठीक है, अधिगम पठार, जब मैं इसके बाद टेट का पढ़ाऊंगा तब बताऊंगा इसको डिटेल में। अधिगम पठार, जब ज्ञान ना तो बढ़ता है और ना ही घटता है, तो एक स्थिति आती है कि स्थिर हो जाता है, तो वो होता है अधिगम पठार। तो यही कहा गया है कि गतिशील रहे ना, अधिगम पठार ना बने, रुके ना, बढ़ता रहे, तो वो गतिशील रहे। मस्तिष्क अनुकूली, मतलब वातावरण के साथ वो अनुकूलन बिठा सके मस्तिष्क, तो ऐसा मस्तिष्क का संवर्धन, ऐसा मस्तिष्क होना चाहिए। बालक का अनुभूति आवश्यकताओं की तुष्टि करे, मतलब बालकों की जो भी बालक जो भी मतलब फील करते हैं, जो भी महसूस करते हैं, उनकी आवश्यकताओं को संतुष्ट करें, उनको उस हिसाब का एनवायरनमेंट दें। बालक के व्यक्तित्व का सर्वांगीण विकास करें, तो बालक का जो भी व्यक्तित्व होगा उसका सर्वांगीण विकास की बात कही है। अब देखिए पाठ्यक्रम की बात करें तो प्रयोजनवाद में किस तरह का पाठ्यक्रम की बात कही है। सीधी सी बात है, उपयोगितावादी होना चाहिए, क्रियाशील होना चाहिए, रुचि आधारित होना चाहिए और एकीकरण होना चाहिए। देखो उपयोगिता, क्रियाशील और रुचि तो आप समझे। एकीकरण क्या होता है ये बता देते हैं। तो एकीकरण क्या है कि सभी सब्जेक्ट को एक मतलब कैसे कहें कि सभी चीज़ों को एक रूप में देखना। ठीक है, जैसे छोटा बच्चा होता है वो मैथ, साइंस, इस तरह की चीज़ें नहीं वो समझता है, वो एक सब्जेक्ट को एक रूप में, ईवीएस जैसे ईवीएस में होता है छोटे बच्चों का, उसमें वो सिर्फ एक ही सब्जेक्ट के रूप में समझता है, भाषा के रूप में। या ईवीएस में बहुत सारे कंटेंट को एक ही में एक दूसरे से लिंक करके पढ़ाया जाता है, ताकि बच्चा उसको लिंक कर सके आराम से, ताकि वो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें और अलग अलग विषयों के बारे में सीख सके। तो क्या होता है कि सारे विषयों को इंटरलिंक करके, मतलब एक दूसरे से जोड़ करके पढ़ाना, वही एकीकरण होता है। ठीक है, प्रयोजनवाद में शिक्षण विधियों का कौन कौन सा उपयोग होता है, तो प्रोजेक्ट विधि किसने दी थी, किलपैट्रिक ने दी थी। प्रयोगशाला विधि, समस्या समाधान विधि। देखो समस्या समाधान में क्या है, कोई समस्या दे देंगे, उसको फिर समाधान करते हैं। प्रयोगशाला तो आप जानती हैं कि लेबोरेटरी में प्रयोग करते हैं। ठीक है, अनुशासन की बात करें तो आंतरिक अनुशासन को इन्होंने माना है, मतलब आंतरिक और बाह्य अनुशासन। देखो दो अनुशासन होते हैं मेनली। अभी देखो अनुशासन क्या है कि एक शारीरिक, ये तो प्रयोजनवाद वाले मानते हैं कि शारीरिक दंड, मतलब मारना पीटना, इसके विरोधी थे, कहते कि ये सब मत करो, ये बाह्य दंड हुआ ना। तो बाह्य अनुशासन से ये लोग विरोध में थे। ये कहते थे कि बालक स्वयं से जो है वो अनुशासित रहे, उसके आंतरिक, उसका मन करे कि हाँ मुझे अनुशासित रहना है या मुझे ये कायदे से करना है, उद्दंडता नहीं दिखानी है, तो उस तरह की चीज़ें हैं। ठीक है, अब बात करते हैं शिक्षक और छात्र। शिक्षक का स्थान जो है प्रयोजनवाद में वो गौण है,
मतलब वो उतना इम्पोर्टेंट रोल नहीं रखता, लेकिन छात्र जो है सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल रखता है प्रयोजनवाद में, ठीक है। और बेसिक एजुकेशन किसने दी थी? तो बेसिक एजुकेशन जो है वो हमें किसने दिया था? गांधी जी ने, ठीक है। अभी गांधी जी जब भारतीय विचारक पढ़ेंगे तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। चलिए आगे अभी इसको रफ करके हम दूसरा लिखेंगे, तब तक देखते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो 2 टर्म और रह गए थे हमारे प्रयोजनवाद के गुण और उनकी सीमाओं के बारे में, इनको और देख लेते हैं। तो प्रयोजनवाद के गुण की बात करें तो ये जनतांत्रिक शिक्षा को महत्व देते थे, मतलब ये मानते थे कि सभी को शिक्षा देनी चाहिए। विचारों की अपेक्षा क्रिया को प्रमुखता देते थे, वो मानते थे कि विचार से ज़्यादा क्रिया करके हम सीख सकते हैं, ये इन्होंने बोला था। क्रियात्मक पाठ्यक्रम पर विशेष बल दिया। प्रोजेक्ट और समस्या समाधान विधि इन्हीं की देन है। इन्होंने पुस्तकी ज्ञान का विरोध किया और कहा कि व्यवहारिक ज्ञान पर बल देना चाहिए, ठीक है। विद्यालय, ये देखो ये टर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, विद्यालय प्रमुख है, और इन्होंने प्रयोजनवाद ने माना है कि विद्यालय क्या है? समाज का लघु रूप है, ठीक है। अब बात करें प्रयोजनवाद की सीमाओं की, तो उपयोगिता एवं परिणाम पर आधारित सत्य को स्वीकार किया है, जो कि उचित नहीं है, ठीक है। इन्होंने माना है कि मतलब इन्होंने एक जो नॉलेज है उसको एक समेट के रखा है, जो वैसे भी ज़रूरी नहीं, क्योंकि नॉलेज बहुत ज़्यादा ब्रॉड होती है। लोग क्रिया करके हर चीज़ नहीं सीख सकते, जितना कि उनको अलग अलग जगह से माना कि चीज़ें उन्होंने हर चीज़ हम लोग क्रिया करके ही सीखते हैं, लेकिन हर चीज़ नहीं सीखी जा सकती ना, कि कोई बच्चा है उसको जब तक गाइडेंस नहीं मिलेगा वो क्रिया करके गलती करता रहेगा, तो ये भी कहीं ना कहीं अनुचित है, ठीक है। आध्यात्मवाद की अवहेलना की उन्होंने, तो आध्यात्मवाद अपने भारत में तो मतलब आध्यात्मिक गुरु ही माना जाता है, उसकी अवहेलना भी इन्होंने की थी। और व्यावसायिक शिक्षा को इन्होंने महत्व दिया था, ठीक है। निश्चित पाठ्यक्रम के लिए कोई प्रयास नहीं किया। देखो इनका कोई निश्चित पाठ्यक्रम नहीं था, इनका मेनली क्या था कि करके सीखो, मतलब ये एक तरीके का हस्तकला के ऊपर बोला होगा इन्होंने कि क्या बोलते हैं, जो भी चीज़ें हैं व्यावसायिक शिक्षा के ऊपर इन्होंने महत्व दिया होगा। और निश्चित पाठ्यक्रम पे इन्होंने कोई वर्क नहीं किया होगा, कोई पुस्तकीय ज्ञान नहीं, कोई नहीं। तो इससे क्या होता है ना, इससे सिर्फ और सिर्फ उद्देश्य नहीं होता है कि हाँ भाई क्या करना क्या है, तो ये चीज़ हो गई। अन्य शिक्षण विधियों की उपेक्षा की इन्होंने 2-3 ही विधियाँ थी, जैसे करके सीखो और समस्या समाधान विधि और प्रोजेक्ट विधि, इन सभी को महत्व दिया, बाकी जो विधियाँ हैं उन पे इन्होंने नहीं माना। शाश्वत मूल्यों को अस्वीकार किया, जैसे उद्देश्यहीनता में वृद्धि। तो मतलब शाश्वत मूल्यों को ये नहीं माना, तो शाश्वत मूल्यों को जब नहीं माना तो क्या बोलते हैं, व्यक्ति के अंदर जो मानवीय गुण होते हैं वो नहीं आ पाए, और उनसे जो व्यक्ति के जो उद्देश्य होते हैं, जो कि वो उसमें जब उद्देश्य ही नहीं मिलेंगे तो फिर व्यक्ति विकास क्या करेगा, ठीक है। जब तक किसी के पास कोई लक्ष्य नहीं होता है तो फिर वो आगे क्रिया क्या ही करेगा, है ना। तो आई होप ये आपको क्लास अच्छी लगी होगी। तबीयत सही उतनी खास है नहीं, लेकिन आप चिंता ना करिए, कवर कराया जाएगा पूरा कंप्लीट। और कोशिश करिए ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, और ठीक है, फिर मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।